जय हिंद। सभी लोगों को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं तथा महाशिवरात्रि की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बम बम बोले होगा। देखिए, आज की इस वीडियो में हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। चलिए इस एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझते हैं। देखिए, यह एक्सक्रीटरी सिस्टम 2 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। इसे तीसरे पार्ट में नहीं लेके जाएंगे। 10-15 मिनट की एक वीडियो होगी तो ख़त्म हो जाएगा ये एक्सक्रीटरी सिस्टम। बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम से ये थोड़ा छोटा टॉपिक है। देखिए, उत्सर्जन तंत्र, इसके अंदर क्या होता है? उत्सर्जन होता है। कौन सी प्रोसेस चलती है? उत्सर्जन की प्रोसेस चलती है। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीशन की प्रोसेस चलती है। एक्सक्रीशन की प्रोसेस के अंदर ऐसा होता है कि जो भी चीज़ें आपके शरीर में जा रही है, उसके अंदर जो अनावश्यक चीज़ें रहेंगी वो आपके शरीर में से बाहर निकाल देना एक्सक्रीशन कहलाता है। हिंदी में देखेंगे तो उसे उत्सर्जन कहते हैं। एक्सक्रीशन को ही उत्सर्जन कहा जाता है। अगर वाक्य में देखना चाहेंगे तो शरीर में से अनावश्यक, देखिए अनावश्यक कोई अपशिष्ट या यूजलेस थिंग भी कहते हैं। तो शरीर में से अनावश्यक चीज़ों को निकालना उत्सर्जन कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सिस्टम है, तंत्र है ये, यानी कि इसके अंदर कई सारे हमारे बॉडी ऑर्गन, शरीर के अंग, कई सारे अंग मिलकर के उत्सर्जन के लिए काम करेंगे। तो देखिए, उत्सर्जीय अंग किसे कहते हैं? जो अंग उत्सर्जन के प्रोसेस में सहायता करते हैं उसे उत्सर्जीय अंग कहा जाता है। वाक्य में देखिए, जो अंग उत्सर्जन में कार्य करते हैं उसे उत्सर्जीय अंग कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, हमारे शरीर में से बलगम निकलता है, जो नाक में से निकटी तो कड़क पदार्थ होता है, पर जो शेम्बुड़ होता है, समझ रहे हैं ना, शेम्बुड़, सफ़ेद सफ़ेद जो मलाई निकलती है नाक में से, उसे कहते हैं बलगम। ये बलगम भी अपशिष्ट पदार्थ होता है। अब ये बलगम कैसे बनता है, क्या होता है, पीएच क्या होता है, ये सब जो मैं आपको बलगम समझाऊंगा तो उसमें समझ में आएगा, क्योंकि बलगम भी एक अलग से अपना टॉपिक है। बलगम भी आपको समझना है, पर अभी नहीं। अभी आपका मेन जो फंक्शन है, जो आपका ध्यान है, उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम पे रखिए। तो आपके शरीर में से बलगम, पसीना, अनपचा भोजन, जैसा कि जब मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझा रहा था तो बड़ी आंत के रेक्टम, फिर एनस में से जो हमारा अनपचा भोजन होता है या फिर जो अनावश्यक चीज़ें होती है भोजन के अंदर, वो हमारे गुदा यानी कि एनस में से बाहर हो जाती है। ठीक है। अब यूरिन यानी कि पेशाब भी अनावश्यक चीज़ है। आप जो पानी पीते हैं उसके अंदर जितनी ज़रूरी चीज़ें रहती हैं हमारी बॉडी ले लेती है, और उसके बाद जो नहीं ज़रूरत रहती है वो ब्लीडर के रास्ते बाहर हो जाती है। ठीक है। तो देखिए, इस उत्सर्जन तंत्र के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। पहला भाग आता है उत्सर्जीय अंग। मानव शरीर के अंदर उत्सर्जीय अंग क्या क्या होते हैं, ये देखिए, याद रखिएगा। इसके अंदर मैं मात्र मानव से संबंधित बात कर रहा हूँ, अन्य जानवरों की बात अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, और करूँगा भी नहीं, मन नहीं है आज। मतलब आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में अन्य जानवरों का नहीं पूछा जाता है, इसलिए आपको अन्य जानवरों का एक्सक्रीटरी सिस्टम समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपकी एक त्वचा भी है, ये उत्सर्जीय अंग है। ठीक है। अब कैसे उत्सर्जीय अंग है? तो देखिए, आपकी जो त्वचा होती है उसमें पसीना तथा नमक निकलता है। अब नमक डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में नहीं निकलता है, क्रिस्टल में, मतलब डायरेक्ट पाउडर जैसे नहीं निकलता है। आप जो खाना खाते हैं, जो नमक रहता है वो तो डायरेक्ट पाउडर फॉर्म में रहता है, परंतु जो आपके शरीर यानी कि स्किन में से पसीना निकलता है उसके अंदर नमक मौजूद रहता है। अगर कभी आंसू या पसीना चाट के देखे होंगे, नमकीन लगता है क्योंकि उसमें नमक की मात्रा होती है। अगर आपको डायरेक्ट देखना है नमक, तो गर्मी के मौसम में
काला रंग का शर्ट 1 हफ्ता पहन दीजिएगा, पूरा सफ़ेद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा उत्सर्जीय अंग आता है फेफड़ा, जिसे हम लंग्स या फुसफुस भी कहते हैं। देखिए, जो आप सांस लेते हैं इसके अंदर तो बहुत सारी हवाएं, नाइट्रोजन 71% है, CO2 0.03 है, अन्य गैसें आर्गन गैस वगैरह है। तो आपको तो सिर्फ उसमें से ऑक्सीजन ही चाहिए। तो उस प्रकार तो फेफड़ा भी एक उत्सर्जीय अंग है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में से ऑक्सीजन लेके बचे जो नाइट्रोजन CO2 है उसको बाहर कर देता है। और देखिए, हालांकि बलगम जो हम लिखे हैं, बलगम फेफड़े में नहीं मौजूद होता है, परंतु आप जब नाक में देखिए एक नाक दबा करके ऐसे करते होंगे तो प्रेशर से जो बलगम में बाहर निकलता होगा, तो प्रेशर लगा कौन रहा था? फेफड़ा लगा रहा था। ठीक है। सांस लेते तब भी फेफड़ा ही फूलता है। हालांकि वो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप समझ चुके हैं, मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की वीडियो डाल चुका हूँ। ठीक है। अब तीसरा उत्सर्जीय अंग आता है बड़ी आंत। देखिए, छोटी आंत तक जो है भोजन का जो पाचन वो कंप्लीट हो जाता है। बड़ी आंत में आने के बाद सिर्फ जल अवशोषण होता है, और जो आप पचाए हैं उसका जो जूस बन गया वो सब अवशोषण होता है। हालांकि बड़ी आंत के बहुत सारे हिस्से होते हैं, रेक्टम, एनस तक जितना हिस्सा होता है वो बड़ी आंत के अंदर आता है। यानी कि जो बड़ी आंत है यह भी एक उत्सर्जीय अंग है। तो अनपचा भोजन कहाँ से निकल जाता है? बड़ी आंत से निकल जाता है। ये काइल क्या है? तो जो बड़ी आंत का अनपचा भोजन होता है या फिर अनावश्यक भोजन होता है, जो आपके शरीर को किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बाहर निकलता है, जो उसे कहते हैं काइल। हालांकि अगर आपको एग्जाम में आया तो आपको काइल लिखना है, अनपचा भोजन या अनावश्यक भोजन न लिखिएगा, काइल ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। चौथा उत्सर्जीय अंग आता है यकृत। यकृत को कहते हैं लीवर। ये डाइजेशन में भी बहुत काम करता है और उत्सर्जन में भी काफ़ी कार्य करता है। देखिए, जो हमारी शरीर होती है ना, इसके अंदर अमोनिया एसिड बनता है। ये अमोनिया एसिड इतना खतरनाक होता है कि हमारी जो चमड़ा होता है उसको भी गला सकता है। मैं आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बता रहा था डाइजेशन में, तब भी मैंने बोला था हाइड्रोक्लोरिक एसिड चमड़ा को गला सकता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये अमोनिया एक एसिड है, ये दोनों एसिड भी हमारे शरीर को गला सकते हैं। अब क्या होगा? तो यकृत क्या करता है? लीवर कुछ हार्मोन रिलीज़ करता है या फिर कोई जूस रिलीज़ करता है, जिससे जो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक अमोनिया एसिड होता है, ये उससे थोड़ा कम खतरनाक यूरिया में बदल जाता है। खेत वगैरह में भी यूरिया डाला जाता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें कीड़े ना लग जाएं इसलिए। हालांकि जो यूरिया हमारे शरीर के अंदर होता है यह लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि यूरिया एसिड रहता है। ठीक है, यूरिया एसिड, यूरिक एसिड नहीं, यूरिया एसिड। तो अमोनिया से यूरिया में कौन बदल देता है? यकृत बदल देता है। पर देखिए, ये जो बदलाव हुआ रहता है ये टेम्परली रहता है। टेम्परली यानी कि ये मैक्स टू मैक्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यह 3 घंटा तक यूरिया रहेगा। अमोनिया एसिड 3 घंटा तक यूरिया रहेगा, परंतु 3 घंटा से जैसे ही ज़्यादा होने लगेगा यूरिया फिर से अमोनिया में बदलने लगेगा। इसका मतलब तो यही होता है कि आपको पेशाब कभी नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि जो यूरिया है वो अमोनिया में बदल जाएगा, आपके शरीर में बीमारियां पैदा कर देगा, चमड़ा गला देगा, ब्लेडर में गड़ा देगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब 5वां उत्सर्जीय अंग आता है वृक्क। वृक्क को गुर्दा भी कहा जाता है और इसे नॉर्मल भाषा में किडनी कहा जाता है। किडनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, 2 होती है हमारे शरीर में, ये बाद में पढ़ना है आपको। पहले इसका उत्सर्जीय कार्य देखिए, यानी उत्सर्जीय अंग है उसमें क्या कार्य करता है। तो जो किडनी होती है ये पेशाब का उत्सर्जन करती है। जो आप पानी वगैरह पीते हैं, जो पेशाब निकलती है आपके शरीर में से, वो बेसिकली किडनी पैदा करके भेज देता है। ठीक है, जो किडनी होती है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है उत्सर्जीय अंग के अंदर। ठीक है,
तो इसी के साथ हमारा उत्सर्जीय अंग खत्म होता है। मतलब अभी ये वीडियो लंबी चलने वाली है, क्योंकि देखिए जो मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई, त्वचा, फेफड़ा, बड़ी आंत तथा यकृत, ये 4 चीज़ आपको ग्रंथि चैप्टर, ग्रंथि नहीं, जब आप अंग पढ़ेंगे हमारे शरीर के उसमें मैं आपको समझा दूंगा। परंतु जो ये किडनी है ना, ये पहले तो लंबा टॉपिक है। दूसरी बात, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें सबसे मेन जो चीज़ है ये किडनी है। इसलिए किडनी आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़नी पड़ती है। चलिए फिर अब किडनी पढ़ते हैं, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट जरूर से लीजिए आप। चलिए ठीक है, तो अब हम जो है उत्सर्जीय अंग समझ चुके हैं और अब हम समझने वाले हैं किडनी। क्या समझेंगे? किडनी समझेंगे। किडनी को हिंदी में वृक्क कहा जाता है, जबकि उर्दू में इसे गुर्दा कहते हैं। देखिए जो किडनी होती है इसके ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम कहते हैं अधिकृत ग्रंथि, इंग्लिश में इसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। जो राइट वाली हमारी किडनी होती है ना, वो हल्की सी झुक जाती है, दब जाती है, क्योंकि उसके ऊपर यकृत होता है। इससे किसी प्रकार का कोई मतलब गलत काम नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, वो नॉर्मल होता है, ठीक है। अब ये अधिकृत ग्रंथि का काम क्या होता है ये आप ग्रंथि चैप्टर में समझेंगे। एक ग्रंथि बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें शरीर की सारी ग्रंथियाँ यानी कि ग्लैंड आपको समझनी है। अब कुछ नॉर्मल बात देखी जाए किडनी की, तो लगभग सभी इंसान के शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं। आप एक किडनी पे भी जिंदा रह सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक किडनी का भार 140 ग्राम होता है, यानी कि दोनों किडनी अगर मिला देंगे तो वो 280 ग्राम की हो जाएगी। देखिए जो किडनी होती है दोनों में से एक एक नस निकलती है जो कि ब्लैडर यानी कि मूत्राशय के अंदर आकर के जुड़ जाती है, ठीक है। ये जो मूत्राशय होता है इसकी वॉल्यूम कितनी होती है? आधे लीटर की होती है, ठीक है। अब इसके बाद जो ब्लैडर के बाद जो मूत्र होता है ये यूरेथ्रा द्वारा हमारे शरीर में से बाहर हो जाता है, इसे हम मूत्र मार्ग भी कहते हैं। देखिए अगली वीडियो के अंदर हम किडनी की एकदम डीप में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। अभी तो एक ये परिचय था, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर इतना ही पढ़ेंगे, अगली वीडियो के अंदर हम किडनी की पूरी जानकारी लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।